सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 जो कि क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए ही है, यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम आज एक पाठ को समझेंगे और वो पाठ हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्से से संबंधित है। वो है बचपन। इसका हम आज भाग 1 समझेंगे। बचपन जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा। इस बचपन में हम इतने निश्चल होते हैं, हमें सही गलत का मालूम नहीं होता, हमें झूठ सच के बारे में कोई फर्क नहीं पता होता। इसीलिए तो शायद ये बचपन इतना अच्छा है कि आज हम इतने बड़े होकर भी अपने बचपन को याद करते हैं। आप तो बचपन से थोड़े से ऊपर किशोरावस्था में आ गए होंगे, लेकिन आपको अभी भी थोड़ा बहुत बचपना आपके अंदर तो है ही। आप भी अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए बहुत खुश होते होंगे, जैसे कि मैं इस समय हो रहा हूँ। मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा है। ये जो बचपन जो पाठ है, इसमें इसकी जो लेखिका हैं वो है कृष्णा सोबती जी। उन्होंने अपनी बचपन की बातों को आप तक किस तरह से इतने सुंदर शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर आप भी उसको पढ़ेंगे तो आप भी अपने बचपन में पहुंच जाएंगे। ये ना केवल आपके लिए मनोरंजनदायक पाठ है, बल्कि अगर आपके साथ आपकी मम्मी या पापा भी बैठे हैं और वो भी इस पाठ को सुन रहे हैं, तो वो भी इसको सुनकर शायद अपने बचपन की यादों में खो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और इसको थोड़ा सा, इस पाठ को हम जी कर देखते हैं। इस पाठ में लेखिका कृष्णा सोबती जी अपने बचपन की बातों को आप तक पहुंचाना चाहती हैं। जब हम अपनी यादों को या बीती बातों को लिखते हैं या सुनाते हैं तो उसे संस्मरण कहते हैं। समझ में आई बात कि हम जब भी अपनी बातों को या बीती बातों को लिखते हैं उसे हम संस्मरण कहते हैं, या फिर सुनाते भी हैं तो भी उसे हम संस्मरण कहते हैं। तो आओ पाठ को पढ़कर लेखिका के बचपन को जानें। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूं, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आ गए हैं। मैं पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूं, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, पर अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनूं। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर वाला बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी हुई थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी रंग की, दूसरा ग्रे और उसके साथ फिर सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, क्योंकि इसकी सख्त मनाही थी।
हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में ही लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते जूतों को कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। अब आप बताओ, क्या आप भी ये काम करते हो? देखिए, लेखिका तो अपने मोजे यानी कि जुराब खुद धोती थीं, तो आपको भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अब तो आप 6 क्लास में आ गए हो। तो कम से कम अपने जो सॉक्स हैं, जो अपनी जुराबें हैं, उनको आप अपने आप धोइए। अपने जूतों को भी अपने आप पॉलिश कीजिए। फिर देखिए कैसा मज़ा आता है, पॉलिश एकदम चकाचक हो जाती है। उसे कपड़े से रगड़ो या फिर ब्रश से, बहुत बढ़िया पॉलिश होती है। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। ऐसा होता है ना, जब नई चीज़ आती है तो हम पहनते तो हमारे पैर में छाले पड़ जाते हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास रुई जरूर रखते। आपकी मम्मी भी बोलती है ना कि इसमें रुई लगा लो तो आपके पैरों में छाले नहीं पड़ेंगे, या फिर अपने पैर में थोड़ा सा तेल लगा लोगे ना सरसों का, तो भी आपके पैरों में छाले नहीं पड़ेंगे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते हैं ना, उन्हें देखते ही मितली होने लग जाती थी। मितली समझते हो? जैसे कोई गंदी सी दवाई देख के ना हमारा जी मिचलाने लग जाता है, उसे हम मितली कहते हैं, यानी जैसे उल्टी उल्टी होने को लगता है। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगाड़ने वाली थी नहीं, सेहत ठीक ही रहती। तो देखा आपने, लेखिका ने किस तरह से अपने बचपन की बातों को इतने अच्छे शब्दों में आपको बताया कि मुझे तो इसको बताते हुए अपने बचपन की यादें हैं याद आ रही हैं। क्या आप भी अपने बचपन में पहुंच गए हो? तो अब ध्यान रखना कि इसमें जो हमने अभी अभी पढ़ा समझा, इसमें कुछ जो शब्द हैं वो लाल रंग से हाईलाइटेड थे, यानी कि उभरे हुए थे। ये हैं हमारे नए शब्द। अब हम इनका मतलब जानने की कोशिश करते हैं, यानी इनसे परिचय करते हैं। आपने भी क्या करना है कि काम शुरू करने से पहले, वर्कशीट का काम शुरू करने से पहले इन नए शब्दों को अपनी नोटबुक में, कॉपी में लिखना है और उसका मतलब भी लिखना है और उन्हें समझना है। तो चलिए नए शब्दों से परिचय करें। यहाँ पर एक शब्द आया था सयाना। सयाना का मतलब है समझदार। फिर आया शताब्दी। शत का मतलब होता है 100, यानी शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह। एक शब्द आया दशक। दश मतलब 10, तो वो उसका मतलब हो गया 10 वर्षों का समूह। मितली यानी उल्टी, और खुराक यानी दवा। फिर एक शब्द आया पोशाके। पोशाके का मतलब है कपड़े। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती हैं, बताइए। अभी तो हमने ऊपर पढ़ा है ना। उत्तर है, लेखिका इतवार की सुबह अपने मोजे यानी कि जुराब खुद धोती हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि पाठ में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे ग्रे, चॉकलेट आदि। अब इस पाठ में आए और अंग्रेजी शब्दों को भी आपको छांट छांट कर लिखना है, यानी पहले उसके नीचे अंडरलाइन कर दो उसको और फिर इसमें आप लिखो। तो मैंने कुछ छांटे हैं आपके लिए। अगर हो सकता है मुझसे कुछ छूट गए हो तो आप और भी लिख सकते हैं, जैसे निकर, वॉकर, स्कर्ट, फ्रॉक, कॉलर, कफ, फ्रेम, रिबन, लेमन कलर, ट्यूनिक, चॉकलेट, स्टॉकिंग, बूट, पॉलिश, ब्रश, शू, बूट, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल। फिर तीसरा प्रश्न है कि लेखिका ने पिछले दशकों में किस किस तरह की पोशाकें पहनी। लेखिका ने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और फिर चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि छुट्टी के दिन आप घर में क्या क्या काम करते हैं। या तो लिखना है या फिर चित्र बनाना है। तो यहाँ पर चित्र बनाने की तो जगह थी ही नहीं, फिर मैंने सोचा कि लिख ही दूँ। तो ये तो मेरे सुझाव हैं।
आप क्या क्या करते हैं आप वो लिखिएगा। जैसे छुट्टी के दिन हम घर की साफ सफाई का काम करते हैं, घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाने में मम्मी की मदद भी करते हैं, खूब खेलते हैं, और यदि कहीं घूमने का प्लान हो तो घूम कर भी आते हैं। फिर इसके बाद जो 5वां प्रश्न है वो बहुत ही मज़ेदार है और व्याकरण का शब्द है। दार प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ, जैसे घेरदार, घेर जमादार घेरदार, चूड़ी प्लस दार चूड़ीदार। ये जो पीछे हम शब्द लगाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, यानी किसी शब्द में हम एक और शब्द लगा दें और तो उससे उसका मतलब बदल जाता है, तो जो पीछे शब्द लगाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे खबर में अगर हमने दार लगाया तो बन गया खबरदार। फिर समझ में हमने दार लगाया तो नया शब्द बना समझदार, और ईमान में अगर दार लगाया तो क्या बना ईमानदार। वेरी गुड। और इस तरीके से हम इसे मिला कर लिख देंगे, ईमानदार। देखिए, ईमानदार। और ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर जरूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।